तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो को लेकर, जो कि हमारे अतीत 1 जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। नहीं सॉरी, इससे पिछले वीडियो में मैं चैप्टर 8 का रिव्यू किया था और इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 9 का नोट्स के रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ से शुरुआत हुआ था आपका अध्याय 9, जिस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसमें हम जानेंगे व्यापारी के बारे में, राजा के बारे में और तीर्थयात्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में इस बुक का जो इसकी पेज है उसको मैं रिव्यू करा देता हूँ। ये इसका रिव्यू मैं हर एक वीडियो में करा देता हूँ, इसलिए करा देता हूँ ताकि आप लोग के पास बुक न होने के बावजूद भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करते हुए। तो देखिए कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, इंटरफेस नहीं इसका फेस है। तो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ तक मैं दिखा दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी नोट्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसी में भक्ति के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अपनी नोट्स की तरफ से। तो ये रहा मेरा नोट्स, जो कि ये रहा। तो मैं इस तरह से बनाया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख दिया हूँ, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और इसको मैं कितनी भागों में बांटा हूँ देखिए। सबसे पहला टॉपिक है व्यापारी और व्यापारी। समुद्र तट से लगी राज्य। तो समुद्र तट से लगी राज्य, इसको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य समुद्र तट से लगी हुई है। उसके बाद है रेशम मार्ग, उसके बाद है बौद्ध की प्रसार, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, और उसके बाद है भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहीं से हो जाता है। तो यहाँ पर है दक्षिण। सबसे पहले व्यापारी और व्यापारी में देखते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोना के नाम से लोग बुलाते थे। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम में पहुंचाते थे। नाविक मानसूनी हवा को फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा करते थे। जिस तरह से उसको जिस ओर जाना होता है उसी तरह को हवा आता था और उसी के मदद से अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे वो लोग। उसके बाद है रेशम मार्ग की कहानी। तो चलिए यहाँ पर रेशम मार्ग की कहानी को देखते हैं। तो रेशम कपड़ा किस तरह से बनाता है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से बनता है, ये कीड़े से बनता है। और रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। रेशम कपड़ा की तकनीक सबसे पहले चीन में हुआ है, जो 7,000 साल पहले चीन से पैदल घोड़ा या ऊँटों पर कुछ लोग जगहों जगहों पर जाते थे। और जिस रास्ते से वो यात्रा करते थे वह रास्ता रोमन साम्राज्य के रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उसके बाद है और पश्चिमी एशिया के शासक को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा भी दिया था। उस समय के उपहार में दिया जाता था। रेशमी कपड़ा बहुत कीमती थी और इसकी जो बनावटी थी वो भी बहुत जटिल प्रक्रिया थी, इसलिए इसी को दिया जाता था गिफ्ट के रूप में। और 2,200 साल पहले रोमन शासक और धनी के बीच रेशम कपड़ा का पहनना एक फैशन भी बन गया। और उस समय वहाँ पर रेशम कपड़ा पहनना फैशन भी बन गया था। और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ समुद्र तट से लगी राज्य। तो समुद्र तट से लगी सबसे पहला राज्य है हमारा गुजरात। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका हो जाएगा कर्नाटका। के बाद हो जाएगा आपका गोवा। गोवा के बाद हो जाएगा केरल। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा का बाद एक और राज्य जो लगता है पश्चिम बंगाल हो जाता है। और यहाँ का मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है इधर का। फिर देखिए यहाँ पर संगम कविताओं में मु- मुवेंदार की चर्चा भी मिलती है। मुमेंदार, मुमेंदार क्या है। तो यह एक तमिल शब्द है, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ
तीन मुखिया है, जिसका अर्थ मोमेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया था, चोल के लिए, चेर के लिए, पांड्य के लिए। 2300 साल पहले दक्षिण में काफी शक्तिशाली माने जाते थे ये तीनों, और इन तीनों मुखियाओं को अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्सा की ओर, दूसरा अंदरूनी हिस्सा में थे। दो बड़ा महत्वपूर्ण थे। एक अ, चोल का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। जो 200 वर्ष बाद सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया उस समय, और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था, और वह और अन्य सातवाहन शासक दक्षिणार्थ के स्वामी कहे जाते थे। और इसी का पाठ कुछ इस चैप्टर में आगे पेज में, जो उसको मैं फिर से बता देता हूँ, वो पहले बताना चाहिए, कोई बात नहीं। शिल्प के रूप में नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, और पेशावर और मथुरा के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला में भी इसके ही राज्य का हिस्सा था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो आप लोग इससे एक प्रश्न का आपको माइंड में बन गया होगा कि इस उपमहाद्वीप पर सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला कौन सा शासक थे। तो आप लोग को पता हो गया, कुषाण थे। और सिल्क के रूप में यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। इसी पैसा को, मतलब इसी सिक्का को प्रयोग किया करते थे। उसके बाद है यहाँ पे धर्म यात्री। तो वे यात्री एवं पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाह एसिंग 1600 वर्ष पहले। उसके बाद है स्वैन तसांग जो 1400 वर्ष पहले आया था, और इतिसिंग जो कि 1350 साल पहले आए थे, यात्री के रूप में भारत यात्रा करने आए थे। उसके बाद है आप बौद्ध धर्म का प्रसार। तो इस तरह से आप लोग जानेंगे कि अब किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। तो पहला था कुषाण वंश, उसके बाद है बुद्ध की जीवनी इसमें, उसके बाद है बौद्ध धर्म की नई धारा। तो आपको इसमें बौद्ध धर्म की नई धारा भी दिखाई देगी। उसके बाद एक कनिष्ठ था। कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा कनिष्ठ था, जो लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वाघोष है, और अश्वाघोष तथा अन्य विद्वानों में ने भी संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद विशेषताएं के बारे में आप लोग जानेंगे इनकी। तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, अधिकांशतः मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में। उसके बाद है बोधिसत्व में आस्था आया, और बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवाद में रहना। साधारण मतलब कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर एकांतवास में साधना करते हैं, जो अपनी ज्ञान प्राप्त कर घर से दूर एकांतवास की साधना करते हैं। उसके बाद है बौद्ध धर्म के प्रसार प्रदेश। कौन सा देश है? तो बौद्ध धर्म के जो प्रसार देश हुआ था वो चीन में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है, जिसे वर्मा भी कहते हैं, थाईलैंड है, कोरिया है, जापान है, और इंडोनेशिया है। तो आप लोग कुछ मैप की तरह से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है स्वैन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। देखिए,
तो हमारे बिहार में भी जो नालंदा विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर चीनी यात्री जो स्वयं तसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने भी उस समय सबसे प्रसिद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया है। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई तथा ईसाई कहा जाता था। सीरियाई ईसाई कहा जाता था क्योंकि वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराना ईसाइयों में से एक है। तो इस तरह से ये भी नोट खत्म हो गया जो अध्याय 9 था। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाइए और हमारे नोट्स को देखते हुए आप लोग बनाइए। और ये रहा, एक बार मैं इसका रिव्यू करा देता हूँ। और आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आपको मैप का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि मैप के माध्यम आपको जब भी यहाँ पर किसी भी जगह को देखेंगे तो आपको माइंड में मैप चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाइए और अपनी नोट्स को बूस्ट कीजिए। और ये नोट्स आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।